हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे वो अचानक खुद से ऑफ हो गया था, है ना। तो हम लोग वहाँ पर एसिड की क्षमता को व्यक्त करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी के आगे से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग के ए और पी के बारे में जान रहे थे। तो पहला एसिड का के का वैल्यू कितना है, 10⁻−10 वहाँ पुट कर दिए। ये जो लॉग का फॉर्मूला होता है, ये पावर हमारा इंटू में आ गया। log 10 है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो पी के का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक उसी प्रकार अगर 10⁻−16 हम लोग यहाँ रखेंगे तो यहाँ 16 आएगा। तो पी के का वैल्यू दोनों एसिड के लिए निकाल कर रखा हुआ, 10 और 16 आया। तो देखिए, अगर हम के ए के आधार पे देखते हैं, इसके वैल्यू के आधार पे अगर हम कंपेरिजन करते हैं, तो एसिड 1 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। तो हम देख रहे हैं कि जो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पी के का मान कम है, और जो एसिड हमारा वीक एसिड है उसका पी के का मान क्या है, ज़्यादा। तो बस ये जो निष्कर्ष अभी हम बोलने जा रहे हैं वही आप लोगों को ध्यान रखना है कि निष्कर्ष ये है कि जो एसिड स्ट्रांग होगा उसका के ए का वैल्यू तो ज़्यादा होगा, लेकिन पी के का वैल्यू क्या होगा, कम। यहाँ लिखा हुआ अभी 10 अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज हाई वैल्यू ऑफ के बट स्मॉल वैल्यू ऑफ पी के। ये सब ये 11 का टॉपिक से रिलेटेड था। यहाँ पर हम चर्चा इसलिए किए क्योंकि अभी हम लोग फिनॉल का जब एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपेरिजन करेंगे तो के ए और पी के शब्दों का इस्तेमाल होगा बीच बीच में। तो देखिए, सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मान लेते हैं, ये देखिए रफ लिखा हुआ है, ये हम रफ करके लिखा रहे हैं कि एच ए मेरा कोई जनरल एसिड है, इसको वाटर में घुलाएंगे तो H+A- में टूटेगा। तो इस एसिड का अगर हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हियर के ए इज नोन एज डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड एंड वाइस वर्सा। मतलब के ए का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिड स्ट्रांग होगा, और अगर के ए का वैल्यू कम है तो एसिड हमारा क्या होगा, वीक। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स पी के वैल्यू। अर्थात एसिड की क्षमता को उसके पी के वैल्यू में व्यक्त किया जा सकता है। पी के बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, है ना। उसके आगे कहानी आप लोग जान रहे हैं, हमें समझाने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं। तो बस ये जो बोल्ड अक्षर में जो ये निष्कर्ष लिखा हुआ है इसको आप लोग याद रखिएगा कि आ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज हाई वैल्यू ऑफ के बट स्मॉल वैल्यू ऑफ पी के। मतलब जो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उसका के का मान ज़्यादा होगा, लेकिन पी के का मान क्या होगा, कम। सेम थ्योरी एक बेस के लिए भी लागू होता है, लेकिन वहाँ के ए नहीं बल्कि के बी से इंडिकेट किया जाता है, उसको कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो नंबर ए है हमारा एसिडिक नेचर। फिनॉल रिएक्ट्स विथ रिएक्टिव मेटल्स लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। अगर फिनॉल को भी हम रिएक्टिव मेटल से कराएंगे रिएक्शन, क्रियाशील धातु से कराएंगे रिएक्शन, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम प्लस के रूप में यहाँ आ जाएगा, जो कि अल्कोहल में भी आपको समझाए थे। आप अल्कोहल के वीडियो को एक बार रिपीट कीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला वीडियो, है ना। और H+ जो है वो H2 के रूप में बाहर निकलेगा। बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 1/2 नहीं करेंगे तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, इसको हम हटा देंगे, वैसे भी लिख सकते हैं। फिनॉल रिएक्ट्स विथ अल्कलीज। अल्कलीज का मतलब होता है बेस, फॉर्मिंग सॉल्ट। सेम कहानी, यहाँ से H+ और OH- वाटर बाहर निकल जाएगा, सोडियम प्लस यहाँ पर आ जाएगा। बट फिनॉल इज नॉट सो एसिडिक दैट इट कैन लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मतलब फिनॉल उतने भी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं कि वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित कर सकें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि HCl एक एसिड है ना। जैसे देखिए HCl एक एसिड है, अगर इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O बाहर निकलेगा और फिर CO2 बाहर निकलेगा। तो कोई भी एसिड जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ फिनॉल का कराएंगे रिएक्शन, इसके साथ फिनॉल का, तो नो रिएक्शन होगा, क्योंकि फिनॉल इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है कि वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित कर सके। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि बट फिनॉल इज नॉट सो एसिडिक दैट इट कैन लिबरेट उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड
बाइकार्बोनेट्स। देखिए फिनॉल है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी नो रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अमंग फिनॉल। अभी फिनॉल के एसिडिक क्षमता की हम लोग तुलना करेंगे। अलग अलग प्रकार का फिनॉल रहेगा, हम देखेंगे उसमें से कौन मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन मेरा वीक एसिड होगा। बिल्कुल थ्योरी अल्कोहल जैसा है। अल्कोहल में लिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डी फॉर डोनेटिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग, शायद आप लोग को याद भी आ रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक क्षमता को डिक्रीज करेगा। अगर आपको इतना याद है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा एसिडिक क्षमता को। वही कहानी यहाँ पर भी है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल वाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। देखिए यहाँ पर बहुत सारा फिनॉल है, चलो उसको एग्जाम्पल समझाते हैं, है ना। पहले हम लोग इन तीनों को देखते हैं। ये फिनॉल है, ये नॉर्मल फिनॉल है, इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन देने या खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है। लेकिन देखिए फिनॉल में लगा हुआ है यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ एरो से डायरेक्शन दिखाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। और ये देखिए खींचने का साइन है, मतलब क्लोरो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तभी हम लोग क्या जाने कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप एसिडिक क्षमता को इंक्रीज करेगा और देने वाला ग्रुप डिक्रीज करेगा। मतलब इन तीनों में ये सबसे खराब एसिड होगा, ये उससे अच्छा एसिड होगा और इससे भी अच्छा एसिड ये होगा। अब यहाँ नाइट्रो लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक एरो, यहाँ पर दो एरो है। एरो यहाँ पर बता रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को, यहाँ पर डबल एरो है, मतलब क्लोरो ग्रुप की तुलना में नाइट्रो ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अधिक है। तो इस कंपाउंड की तुलना में ये कंपाउंड मोर एसिडिक होगा। अब यहाँ नाइट्रो ग्रुप 2 है और यहाँ नाइट्रो ग्रुप 3 है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप का संख्या बढ़ेगा, एसिडिक क्षमता भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि इन सारे कंपाउंड में ये सबसे खराब एसिड होगा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, मतलब बाएं से दाहिना जाने पर एसिडिक क्षमता इंक्रीज कर रहा है ना। अगर बायां से दाहिना जाने पर एसिडिक क्षमता इंक्रीज कर रहा है तो ध्यान से सुनिएगा हम क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बायां से दाहिना जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर Ka का वैल्यू इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या चर्चा किए थे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। मतलब Ka का वैल्यू अगर अधिक होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो Ka का वैल्यू भी अधिक होगा। तो ये सबसे कमज़ोर है, ये उससे अच्छा एसिड है, उससे अच्छा एसिड है। मतलब Ka का वैल्यू अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका Ka का वैल्यू जो भी होगा इसके तुलना में इसका Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा वैल्यू इसका होगा। मैंने Ka का वैल्यू बायां से दाहिना जाने पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर pKa के वैल्यू की अगर बात करें तो pKa वैल्यू के बारे में हम क्या जानते हैं कि अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो pKa का वैल्यू कम होगा, या अगर एसिड कमज़ोर होगा तो pKa का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इन सारे में ये एसिड मेरा सबसे कमज़ोर है, मतलब इसका pKa का वैल्यू सबसे कम होगा, नहीं सबसे ज़्यादा होगा। जो एसिड सबसे कमज़ोर होगा उसका pKa का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसके तुलना में ये मजबूत एसिड है तो इसका pKa का वैल्यू कम होगा। इसके तुलना में ये और मजबूत एसिड है तो इसका pKa का वैल्यू और कम होगा। देखिए यहाँ पर pKa का वैल्यू लिखा हुआ है, ये हम एनसीईआरटी की किताब से देख के लिखे, ये वैल्यू आप लोग को नहीं रखना है। इससे पहले आपको जो समझाएं कि इलेक्ट्रॉन देने वाला और खींचने वाला ग्रुप को देख करके हमको तय करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन वीक एसिड होगा। लेकिन देखिए वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, ये ज़्यादा है, कम 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 डिक्रीज कर रहा है। तो pKa का वैल्यू घट रहा है क्योंकि इन सभी का एसिडिक क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यहाँ पर फिर देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है। अभी इस एग्जाम्पल और इससे पहले वाला एग्जाम्पल में कुछ अंतर है। इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल हैं इनमें किसी का भी फार्मूला सेम नहीं, लेकिन अगर इन एग्जाम्पल को गौर किया जाए तो इसको छोड़ करके इन तीनों का फार्मूला सेम है। यहाँ भी बेंजीन का रिंग है, OH OH एक एक है, नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप तीनों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का फार्मूला सेम है। ये तीनों मेरा आइसोमर है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और ये मेरा नॉर्मल फिनॉल है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप एसिडिक क्षमता को बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का एसिडिक क्षमता इसके तुलना में ज़्यादा होगा क्योंकि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। लेकिन इन तीनों में
कौन होगा मोर, कौन होगा लेस एसिडिक, ये तुलना करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ आसान था क्योंकि यहाँ नाइट्रो 1 है, यहाँ नाइट्रो 2 था, यहाँ नाइट्रो 3 था, तो नाइट्रो ग्रुप का संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप का संख्या बढ़ रहा है, तो एसिडिक क्षमता भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो तीनों में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप सेम है। तो इसके पीछे का जो व्याख्या है आप लोग को नहीं जानना है, खाली हमको बस याद करने का कोई ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक देखिए ये है कि अगर फिनॉल रहेगा और फिनॉल में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए रहेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, तो ऑर्थो और पारा मोर एसिडिक होगा मेटा से, ऑर्थो और पारा मेटा से क्या होगा, मोर एसिडिक। लेकिन अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल रहे, देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, है ना, आप इन तीनों को देख सकते हैं, ये तीनों का फॉर्मूला सेम है, बेंजीन का रिंग, तीनों में एक एक OH है, तीनों में एक एक CH3, तीनों का फॉर्मूला सेम है। लेकिन अब की बार इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर आइसोमर रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा रहेगा तो मेटा वाला ऑर्थो और पारा से होगा मोर एसिडिक। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप रहेगा तो ऑर्थो और पारा मेटा से होगा मोर एसिडिक। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो मेटा वाला होगा ऑर्थो और पारा से मोर एसिडिक। और ऑर्थो और पारा में चाहे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ हो, पारा वाला ऑर्थो की तुलना में मोर एसिडिक होगा। इस कंसेप्ट को अगर हम याद रखेंगे तो इस प्रकार के कंपाउंड को अगर अरेंज करने के लिए बोलेगा तो हम लोग उसको बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर pKa का वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन अगर तीनों का pKa का वैल्यू आप देख सकते हैं तो बहुत हल्का अंतर है। इतना हल्का अंतर को हम सिर्फ कंपेयर करके नहीं बता सकते। मान लीजिए 3 लड़के खड़े हैं और तीनों लड़कों का अगर भौतिक अवस्था देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है। एक बच्चा काफ़ी मोटा है, एक थोड़ा पतला है, एक पतला भी है, छोटा भी है, तो हम लोग जो मोटा बच्चा है वो भारी होगा ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर तीनों बच्चे देखने में बिल्कुल एक जैसे हो, उनके वेट में 10-15 ग्राम का सिर्फ फ़र्क हो, तो हम देख करके सिर्फ अनुमान नहीं लगा सकते हैं कौन बच्चा भारी हो कौन बच्चा हल्का होगा। तब मेरे पास एक ही उपाय रह जाएगा, तौल करके सिर्फ पता करने का। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार के एग्जाम्पल में हम लोग कौन मोर एसिडिक होगा कौन लेस एसिडिक होगा हम लोग कंपेयर करके नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, एसिडिक क्षमता में हल्का डिफरेंस है। तो हम लोग इस ट्रिक का ध्यान, जो ट्रिक अभी समझाएं उसका हम लोग पालन करेंगे। ये ट्रिक देखिए आपको नोट्स में लिखा हुआ भी है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉइंग ग्रुप रहने पर, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहने पर ऑर्थो और पारा मोर एसिडिक होगा मेटा से, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने पर मेटा वाला मोर एसिडिक होगा ऑर्थो और पारा से। ऑर्थो तथा पारा में हमेशा पारा आइसोमर मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे चूंकि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये तीनों का एसिडिक क्षमता फिनॉल से ज़्यादा होगा, इसलिए फिनॉल से इन तीनों का एसिडिक क्षमता अधिक है। लेकिन अब इन तीनों में चूँकि खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो और पारा वाला होगा मोर एसिडिक मेटा की तुलना में। तो मेटा देखिए पीछे लिखा हुआ है, और ऑर्थो और पारा में पारा वाला हमेशा क्या होता है, मोर एसिडिक। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप एसिडिक क्षमता को डिक्रीज करता है, तो फिनॉल की तुलना में इन तीनों का एसिडिक क्षमता कम होगा। देखिए फिनॉल हो गया यहाँ पर मोर एसिडिक। अब इन तीनों में जो हमारा मेटा आइसोमर है, मेटा आइसोमर ये होगा मोर एसिडिक, और ऑर्थो और पारा में पारा वाला होता है मोर एसिडिक, ऑर्थो वाला होता है लेस एसिडिक, है ना। तो एग्जाम में कोई भी थ्योरी आपको नहीं पूछेगा, इस प्रकार से 3-4 कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा इसमें से मोर एसिडिक कौन है, टिक मारिए, चाहे अरेंज करने के लिए ऐसा सवाल पूछेगा तो हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल। अभी हम लोग ये इथेनॉल है, ये फिनॉल है ना। अभी इथेनॉल और फिनॉल दोनों के एसिडिक क्षमता की हम लोग तुलना करेंगे कि दोनों में हमारा मोर एसिडिक कौन होगा, है ना। चलिए आपको इसको हम पहले रफ में समझाते हैं। देखिए ये इथेनॉल है और ये हमारा फिनॉल है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, बाहर निकलेगा H+। देखिए H+ बाहर निकाल दिए और क्या रह जाएगा हमारा CH3 CH2। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर था, एक और आया माइनस। ठीक उसी प्रकार से फिनॉल में भी ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो बाहर निकल जाएगा H+ और क्या रह जाएगा बेंजीन का रिंग, और यहाँ O 2 लोन पेयर पहले से था, 1 लोन पेयर और आया। ये हमारा इथोक्साइड आयन है, इथोक्साइड आयन, और ये हमारा फिनोक्साइड आयन है। तो हम देख रहे हैं कि इथेनॉल और फिनॉल दोनों ही H+ दे सकता है,
मतलब दोनों ही हमारा एसिड है। हमको यहाँ तुलना करना है कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। तो इन दोनों में जो H+ को जल्दी उत्सर्जित करेगा, जल्दी रिलीज करेगा, वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इन दोनों में H+ को जल्दी कौन रिलीज करेगा, वो निर्भर करेगा इथोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन के स्टेबिलिटी पर। यहाँ जो हम लोग जानते हैं कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, आयन अनस्टेबल होता है। यहाँ भी चार्ज आया था, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। अगला फिगर हम इसको देख करके बनाएंगे, है ना। ये रहेगा, ये और ये हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं। जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट करेगा यहाँ लोन पर आ जाएगा। जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, तो ओवरऑल माइनस यहाँ रह जाएगा। तो जो माइनस ऑक्सीजन के पास था वो कार्बन के पास पहुँच गया। अभी और भी आगे रेजोनेंस होगा। अब ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अगला फिगर हम इसको देख करके बनाएंगे। ये रिंग यहाँ पे रहेगा, हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किए, इसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं किए, यहाँ दो लोन पेयर मेंटेन है। जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, लोन पेयर यहाँ जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पहुँच जाएगा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो अगला फिगर हम इसको देख करके बनाएंगे। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड और लोन पेयर इस बार यहाँ पहुँच जाएगा। और फिर अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वापस नेगेटिव जहाँ था वहीं पहुँच गया। देखिए फिर से यहाँ 3 लोन पेयर और नेगेटिव यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यही स्ट्रक्चर मेरा फिर बन गया। बस अंतर सिर्फ इतना हुआ कि जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल, जहाँ सिंगल था वहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव जो ऑक्सीजन के पास था वो ऑर्थो कार्बन पे आया, पारा कार्बन पे आया, ऑर्थो कार्बन पे आया, फिर पहुँच गया ऑक्सीजन के पास। और फिर से यही प्रक्रिया फिर दोहराया जाएगा। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि फिनोक्साइड के केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लगातार अपने स्थान को चेंज कर रहा है ना, लगातार अपने स्थान को चेंज कर रहा है। इसको कहा जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का बंटवारा हो रहा है, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा यहीं पे रहेगा। ये ऑक्सीजन के सिवा कहीं भी मूव नहीं करेगा, चूँकि यहाँ पर अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। इसको हम एक कॉमन भाषा में समझाते हैं कि इसके माथे पे जो कर्ज आया वो सिर्फ और सिर्फ इसी के माथे पर है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव रूपी कर्ज आया वो और 3-4 स्थानों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर कर्ज का अगर बंटवारा होगा तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के माथे पे कम कर्ज रहेगा, लेकिन अगर कर्ज का बंटवारा नहीं होगा तो पूरा का पूरा कर्ज उसी के माथे पे रहेगा। तो व्यक्ति के माथे पे जितना कम कर्ज होगा उसका जिंदगी उतना स्टेबल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर रेजोनेंस की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। मतलब इथोक्साइड आयन की तुलना में फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल होगा। ये हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल, है ना। तो अगर H+ त्यागने का अगर बात आएगा तो इथेनॉल की तुलना में फिनॉल ज़्यादा आसानी से H+ त्यागेगा, क्योंकि फिनॉल H+ को त्याग करके फिनोक्साइड आयन बनाएगा जो कि स्टेबल है तो जल्दी बनेगा। लेकिन इथेनॉल H+ को त्याग करके इथोक्साइड आयन बनना चाहेगा जो कि स्टेबल नहीं है, तो इथेनॉल इथोक्साइड आयन भी नहीं बनना चाहेगा, लेकिन फिनॉल फिनोक्साइड आयन बनना चाहेगा, है ना। तो अब आप नोटबुक का लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन इथेनॉल बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बट इथोक्साइड आयन इज नॉट। ये क्वेश्चन 12th में पूछा हुआ भी है कि फिनॉल और इथेनॉल में मोर एसिडिक कौन होता है। तो आप ये लैंग्वेज लिख करके डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के बारे में, है ना। वीडियो को आप लोग रिपीट करके सुनिएगा। कैपिटल B नंबर है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट इट इज रिड्यूस टू बेंजीन। देखिए जब फिनॉल को हम जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो जिंक और वो जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा H को यहाँ नहीं दिखाएं, सभी कोना पे एक H छुपा हुआ है, यहाँ पे H छुपा हुआ है, इसलिए हम देखिए फॉर्मूला हम लिख दिए C6H5OH या C6H6, मतलब यहाँ से OH गया और OH के स्थान पे क्या आया, H। ऑक्सीडेशन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट अर्थात K2Cr2O7 इट इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोक्विनोन। तो जब फिनॉल को हम लोग K2Cr2O7 के साथ एसिडिफाइड अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ कराएंगे रिएक्शन
तो ये इसमें ऑक्सीजन जोड़ देगा, इस प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करेगा। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोक्विनोन या पाराक्विनोन, प्लस क्या बाहर निकलेगा वाटर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डी नंबर, जो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोल्बेज रिएक्शन, है ना। यहाँ से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।